नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को लिखा लेटर, बांग्लादेश को 1971 के मुक्ति संग्राम की दिलाई याद, बोले हमारे संबंधों की नींव है बलिदान। कैश कांड में बढ़ी जस्टिस यशवंत वर्मा के मुश्किलें, घर से सीसीटीवी ले गई दिल्ली पुलिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों का प्रोटेस्ट जारी। अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस खारिज, विपक्षी नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात, राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिलने का उठाया मुद्दा। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा, आतिशी और आप विधायकों ने किया वॉकआउट, सदन में उठा मीट की दुकानें बंद करने का मुद्दा। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से मचा हड़कंप, बिहार भवन निर्माण के चीफ इंजीनियर के घर पर ईडी की रेड, छापेमारी में करोड़ों रुपए मिलने की खबर, मंगाई गई नोट गिनने की मशीन। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बेहद अस्थिर बने हुए हैं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बीते कई दिनों से टकटकी लगाकर भारत की ओर देख रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर यूनुस और बांग्लादेश को थोड़ी राहत दी है। दरअसल पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नेशनल डे के मौके पर यूनुस को लेटर लिखा है। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपको और बांग्लादेश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदानों के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिसने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है, जो कई क्षेत्रों में फली फूली है, जिससे हमारे लोगों को ठोस लाभ मिला है। सर, लेटर के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की है पीएम मोदी ने? देखिए, पीएम मोदी ने जो लेटर लिखा है, उससे पहले डॉक्टर यूनुस बार बार भारत को अप्रोच कर रहा था और पीएम मोदी से मुलाकात की बात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नकारा जा रहा था कि मुलाकात नहीं करेंगे। ये वही स्थिति है जो पाकिस्तान के साथ भारत की रही है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता, तब तक भारत के साथ उसकी बातचीत नहीं होगी। उसी तरीके से डॉक्टर यूनुस को संकेत दिया जा रहा था कि जब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं होते, जब तक बांग्लादेश की सरकार, प्रशासन, पुलिस एकजुट होकर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कार्रवाई नहीं करते, तब तक भारत के साथ संपर्क बेहतर नहीं हो सकता। पीएम मोदी आपसे बात नहीं करेंगे और इसलिए पीएम मोदी ने जो लेटर लिखा है, उसमें इन सारी संभावनाओं के साथ साथ जो बात कही है, जो याद दिलाया है, आईना दिखाया है डॉक्टर यूनुस को कि देखो, बांग्लादेश हमारी उपज है, हमने बांग्लादेश को बनाया है। तुम लोग कैसे प्रताड़ित हो रहे थे पाकिस्तान के जुल्म से। पाकिस्तान कैसे पूरे ईस्ट पाकिस्तान में कोहराम मचाया हुआ था, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, तब भारत ने सहयोग किया था। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा, जो कई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि पीएम मोदी ने लेटर में एक एक चीजों का जिक्र किया कि हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसमें क्रिश्चियन और हिंदू दोनों आ जाते हैं, जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, जिसके खिलाफ बांग्लादेश के जिहादी हमले कर रहे हैं और पुलिस सहयोग कर रही है उन जिहादियों की। तो वही उन्होंने कहा कि 2300 से ज्यादा हमले इस बीच हो चुके हैं, हिंदुओं के मकान तोड़े जा रहे हैं, मंदिरें तोड़ी जा रही है। तो ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है, डॉक्टर यूनुस क्या कर रहा है? अगर इसको कंट्रोल नहीं करते तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी है बांग्लादेश को कि अगर कंट्रोल नहीं करते तो डॉक्टर यूनुस, तुम ज्यादा समय तक बांग्लादेश में रहने के लायक नहीं रहोगे। ऐसे भी ये जितने ऐसे इस्लामिक कंट्री है, उसके यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबकी यही स्थिति होती है कि कुछ समय के बाद उसको आगे बढ़ाया जाता है, फिर पैर के नीचे से जमीन खींच ली जाती है, उसे भागकर किसी और देश में शरण लेना पड़ सकता है। और यही यूनुस को बताया जा रहा है कि अभी हसीना हमारे साथ है, लेकिन कल तुमको हिंदुस्तान शरण नहीं देगा, क्योंकि तुमने हिंदुओं के खिलाफ वहां
जो जिहादी हमले हो रहे हैं उसमें सहयोग किया है, अब तुम्हें किसी यूरोप के देश में जाकर शरण लेना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा, जहां भी तुम्हारा बेहतर स्वागत होगा। इसलिए ये लेटर नहीं है, ये एक धमकी है बांग्लादेश को कि जल्द से जल्द हिंदुओं के खिलाफ हो रहे ये जिहादी हमले को बंद करवाओ, नहीं तो हिंदुस्तान अब चुप नहीं रहेगा। धीरे धीरे वही स्थिति आएगी जो 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ, वो तुम्हारे साथ होगा। हिंदू फिर से एकजुट होकर अब बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, और जैसे मुक्ति वाहिनी को भारत ने सपोर्ट किया था वैसे हिंदू राष्ट्र के लिए इन लोगों को भारत सपोर्ट करेगा। बांग्लादेश के टुकड़े होंगे और एक नया देश बनेगा। जी। वहीं पिछले कुछ दिनों से दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा सुर्खियों में है। दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर बड़ी तादाद में कैश मिले थे, जिसके बाद से उनका नाम चर्चा में है। मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने उन्हें वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील यशवंत वर्मा के खिलाफ है। वकीलों का प्रोटेस्ट जारी है और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार भी कर दिए हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में समिति की तरफ से इकट्ठा किए गए सबूतों की एक्सपर्ट्स द्वारा जांच की जा रही है। यशवंत वर्मा के घर 3 जजों की टीम पहुंची, साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम भी आग लगने वाली जगह पे पहुंची, जहां पहले पुलिस ने स्टोर रूम को सील किया और फिर सीसीटीवी जब्त कर अपने साथ ले गई। मामले में जांच जारी है, लेकिन जिस तरीके से वकीलों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट जारी है, क्या लग रहा है कि अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, यशवंत वर्मा एक उदाहरण है। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर पैसे मिले, करेंसी मिली और उसके सबूत मिले हैं, लेकिन अब ये सवाल सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के लिए नहीं है। ये सवाल पूरी जुडिशियरी पर उठ रहा है, अपॉइंटमेंट पर उठ रहा है, कॉलेजियम सिस्टम पर उठ रहा है। आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या फिर से एनजेएसी को लाया जाना चाहिए, क्योंकि नियुक्तियों में जिस तरीके से कॉलेजियम का वर्चस्व रहता है, जज ही जज को नियुक्त करते हैं और जजों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता। जैसे यशवंत वर्मा के घर पर पुलिस पहुंचे, जस्टिस वर्मा के घर पर पुलिस पहुंची है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए पहले चीफ जस्टिस से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये रिस्ट्रिक्शन है। अगर सिटिंग जज हैं कोई हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ करप्शन के क्या कोई क्रिमिनल केस भी होता है तो भी उसके लिए चीफ जस्टिस से आदेश लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। और ये सवाल उठ रहा है, याचिका दायर की गई है, उसमें अर्जेंट हियरिंग नहीं हो रही है, डेट दिए जा रहे हैं, तारीखें दी जा रही है कि ये मामला तो पूरे जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ है। तो कैसे हम तत्काल कोई सुनवाई करके ऐसे फैसले दे दें जो चीफ जस्टिस जो हैं अभी संजीव खन्ना, वो ये सोच रहे हैं कि अब तो 20 दिन के अंदर हमको रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट से पहले जुडिशियरी के खिलाफ अगर कोई ऐसा फैसला दे देते हैं तो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए समस्या हो जाएगी। क्योंकि जितने जजेज हैं, जो अपॉइंटमेंट का तरीका है कॉलेजियम सिस्टम से, ये सारे के सारे ज्यादातर खानदानी जजेज हैं। अब जस्टिस संजीव खन्ना को देखिए, इनके पिता भी देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज, इनके चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे, जज से इस्तीफा दिया था उन्होंने। ऐसे ही जितने सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हैं उसमें से 80% जज वो हैं जिनके परिवार में कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई पिता किन्हीं के नाना, किन्हीं के दामाद, ये सारे के सारे जजशिप में आ जाते हैं और इसी कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की अब बात उठ रही है। यानी करप्शन अगर करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी की भी जांच होगी, आपको प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करना पड़ेगा और साथ ही अपॉइंटमेंट में पारदर्शिता चाहिए, जिसमें सरकार की भी भूमिका हो, कानून मंत्री की भी भूमिका हो, जुडिशियल सिस्टम से बाहर के कुछ लोगों की भूमिका हो, मतलब जो कानून को जानते हैं, जैसे कुछ वकील हो सकते हैं, अटॉर्नी जनरल हो सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल हो सकते हैं, इन सारे लोगों की भूमिका होनी चाहिए। सवाल अब यहां चला गया है, जस्टिस वर्मा तो अपने आप में उनका कैरियर खत्म हो गया, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजना ये सीजीआई की बड़ी भूल थी। कोई भी हाई कोर्ट ऐसे करप्ट जज को क्यों एक्सेप्ट करे कि दिल्ली में वो भ्रष्टाचार कर रहे थे तो इलाहाबाद चले जाओ पेरेंट कोर्ट में जहां से आपकी नियुक्ति हुई थी, अब वहां चले जाओ तो वहां क्या करोगे, वहां भी करप्ट प्रैक्टिस करोगे, तो वहां के वकीलों को लगता है जब पैसा लेकर फैसला करेंगे हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए प्रदर्शन विरोध अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जितने
कई पूर्व जज हैं, कई वकील हैं वरिष्ठ, वो सब कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आ रहे हैं। सरकार को एक फिर से आधार मिला है कि 2014 में एनजेएसी एक्ट आया था, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। अब फिर से एनजेएसी एक्ट लाया जाएगा और फिर लागू कराया जाएगा। जजों की नियुक्ति जज अब नहीं कर पाएंगे। इस खबर में बात संसद के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज कर दिया है। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य व्हिप जयराम रमेश ने अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने उच्च सदन में एक विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया के दौरान सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाया। वहीं विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिलने को लेकर अपनी सामूहिक चिंता से उन्हें अवगत कराया। चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, दोनों ही जगह विपक्ष को क्या परेशानी है। देखिए, कांग्रेस की परेशानी अपनी जगह है और विपक्ष के कुछ दूसरे पार्टियां जो है उसकी परेशानी अलग है। दोनों की परेशानियों में अंतर है। कांग्रेस की परेशानी इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा समय तक सरकार में रही है, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप है। गांधी नेहरू परिवार के एक एक सदस्य के खिलाफ आरोप ही नहीं है बल्कि कई करप्शन के केसेस हैं। तो जब जिक्र किया जाता है, जैसे अमित शाह की बात है, अमित शाह ने क्या बोला था? अमित शाह ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो कांग्रेस के समय में बनाया गया और उसमें क्या होता था, कांग्रेस के अध्यक्ष भी उसके मेंबर होते थे। प्राइम मिनिस्टर की बात है तो कांग्रेस के अध्यक्ष मेंबर क्यों होंगे? एक फैमिली का उस पर वर्चस्व रहता था और इसमें इन लोगों को लगने लगा तकलीफ कि हमारे ऊपर कह रहे हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ कह रहे हैं, ये तथ्य नहीं है, जैसे इन लोगों ने आरोप लगाया। उसके बाद प्रिविलेज मोशन लाया। जयराम रमेश भी राहुल गांधी से भी ज्यादा महामूर्ख आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति अपने आप को मानते हैं, लेकिन सबसे पहले तो टेक्निकल इशू आ गया इसमें। उन्होंने 26 मार्च का डेट दिया प्रिविलेज मोशन के लिए और जो दस्तखत किया उसमें दस्तखत के नीचे 26 मई लिख दिया। अब आप मार्च की बात मई में लिख रहे हो तो ये टेक्निकल कारण था जो जगदीप धनखड़ ने कहा कि टेक्निकली ये प्रिविलेज मोशन ही गलत है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो अमित शाह ने बोला वो ऑन द रिकॉर्ड है, वो तथ्य गलत है ही नहीं। ये 1948 का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस नोट है, सरकार ने जारी किया था। उसमें साफ तौर पर कहा गया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की बात, और वो रिलीफ फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष की भी भूमिका होती थी। तो कैसे अमित शाह ने गलत बोला जिसके आधार पर आप ये प्रिविलेज मोशन लाते हैं? आप किसी बड़े नेता को, सम्माननीय नेता के रिपुटेशन को खराब करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। इसलिए ये प्रैक्टिस राज्यसभा में नहीं चलेगा। संसद की गरिमा का ख्याल आपको रखना चाहिए और उसी तरीके से लोकसभा में ये राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता, हमें उठते हैं लेकिन उसके बाद भी स्पीकर हमसे हमारे सवालों का जवाब नहीं देते, हमारी माइक बंद कर दी जाती है। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये संसद की गरिमा के खिलाफ है, क्योंकि जो इनकी हरकतें रही है कि जितनी बार परिचर्चा हुई बोलने दिया गया, लेकिन जो हरकतें इनकी रही है कि कोई भी दूसरा सदस्य बोल रहा है बीच में उठ जाओगे, हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप 0 आवर क्वेश्चन आवर का इस्तेमाल नहीं करते, आप पहले से नोटिस नहीं देते, तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन होने के कारण हर 15-20 मिनट के बाद आप हाथ खड़ा कर दोगे, आपको बोलने का मौका देगा। ये तो नियम कानून नहीं है। इसलिए दोनों सदनों में जो कांग्रेस की परेशानी है वो परेशानी सत्ता से बेदखल हुए एक पार्टी के बेचैनी है, और जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं इनकी परेशानी यही है कि इनको कोई न कोई मुद्दा चाहिए जिसके आधार पर कम से कम इनके कुछ लीडर, क्योंकि सदन में तो बोलने के लिए इनके पास समय ही कम मिलता है, सांसद ही इतने नहीं हैं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का समय मिला, तो ये किसी तरह से चाहते हैं कि मीडिया में बने रहें, हाईलाइट रहें, हंगामा करते रहें, ताकि हमारे स्टेट के लोग भी जाने कि तृणमूल कांग्रेस भी पार्टी है, एनसीपी भी पार्टी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी एक पार्टी है। ये स्थिति इन लोगों की संसद के अंदर रह गई है जी। और अब बात दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की मांग के दौरान आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को मार्शल आउट किए जाने पर नेता विपक्ष आतिशी से बातचीत हुई, जिसके बाद आतिशी और अन्य आप विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल दिल्ली विधानसभा में थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ। आप विधायकों ने अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के जवाब पर आपत्ति जताई
बताया। स्पीकर गुप्ता ने कहा कि कानून और व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, इसलिए इस पर विधानसभा के अंदर चर्चा नहीं की जा सकती। गुप्ता विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी के पत्र का जवाब दे रहे थे। वहीं नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करने का मुद्दा भी सदन में उठा। अलग अलग मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है और हंगामा किया जा रहा है। फिर से वॉकआउट क्या चल रहा है? देखिए, ये लोग चाहते क्या हैं? आम आदमी पार्टी वाला यही चाहता है कि वैसी बातें करो जो कि संभव नहीं है, ताकि हमें हंगामा का मौका मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की बात है। तुम एक उदाहरण दो, सदन में 0 आवर के समय एक सवाल उठाओ, सरकार से जवाब की उम्मीद मत करो, सवाल उठाओ, सरकार ये बात करेगी, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। यहाँ दिल्ली में और पुडुचेरी में दोनों जगह पर विधानसभा है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर, ये 3 जो है सब्जेक्ट वो केंद्र सरकार के पास है। तो पार्लियामेंट में तुम्हारे सदस्य हैं, राघव चड्ढा भी है, संजय सिंह भी है, लोकसभा और राज्यसभा में ये सवाल उठाओ तो पता चलेगा परिचर्चा क्या होती है। अमित शाह जवाब देंगे। यहाँ जब दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा के अंदर चर्चा करोगे लॉ एंड ऑर्डर की, तो क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा में आकर जवाब देंगे? जब ये दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चर्चा करना इनका मकसद ही नहीं है। मकसद ये है कि किसी तरह से हंगामा करें। इसलिए विजेंद्र गुप्ता ने 2 आप विधायकों को बाहर फेंकवा दिया। और उसके बाद आतिशी की जहां तक बात है, नेता प्रतिपक्ष जब से बनी है, इससे पहले जब मुख्यमंत्री थी तो इसकी जुबान नहीं खुलती थी दिल्ली के मुद्दों पर। जब बार बार बात होती थी कि मुख्यमंत्री बनी हो, भाई बाहर जाके देख लो क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर, खड्डे हैं, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, उन चीजों पर चर्चा नहीं करेगी जो दिल्ली का सब्जेक्ट है। क्योंकि इसको पता है दिल्ली के मुद्दों पर अभी चर्चा करेंगे तो हम ही गिर जाएंगे। बीजेपी की सरकार अभी बने हुए 4 दिन हुए हैं, और उसमें ये लोग कहेंगे भाई कि तुमने ही तो दुर्दशा करके दिया है हमें, अभी तो हमें समय चाहिए। तो इसलिए ऐसे मुद्दे चाहिए जिस पर चर्चा नहीं हो सकती, हंगामा करें, वॉकआउट करें, और किसी तरह से ये दिखाने की कोशिश करें कि आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में जिंदा है, क्योंकि ये मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी है। कुछ दिन के अंदर आम आदमी पार्टी धीरे धीरे गर्त में जाएगी। अभी जमीन पर रेंग रही है, अब गड्ढे में जाएगी। वही स्थिति इस पार्टी के दूसरे नेताओं की भी हो चुकी जी। आखिरी खबर में बात ईडी एक्शन की। बिहार में एक बड़े इंजीनियर के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारणी दास के घर और रिश्तेदारों के यहां परिवर्तन की टीम तलाशी के लिए पहुंची। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में स्थित उनके आवास पर भी जांच की गई। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े एक मामले में हो रही है। टेंडर घोटाले को लेकर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। छापेमारी में करोड़ों रुपए मिलने की खबर भी सामने आ रही है, जिसके लिए नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई है। वहीं इस घटना से पटना के बड़े अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कहा जा रहा है कि मशीन भी मंगवाई गई है, करोड़ों कैश मिलने की खबर सामने आ रही है, और सारे अधिकारी जो है उनमें हड़कंप क्यों मचा हुआ है? देखिए, स्थितियां ये है, करप्शन के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है, सीबीआई भी कार्रवाई करती है। तो ईडी जब कार्रवाई करती है, बिहार में कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई ऐसा हंगामा नहीं हो रहा पॉलिटिकली, क्योंकि अगर करप्ट अधिकारी है तो वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये नहीं कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ये नहीं कहेंगे कि करप्ट अधिकारी है जो ईमानदार है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यही अगर भूपेश बघेल के खिलाफ छापेमारी हुई, उसके बेटे के खिलाफ छापेमारी हुई, तो उस समय पूरी कांग्रेस हंगामा करने लगी, नहीं नहीं हम तो कट्टर ईमानदार हैं, भूपेश बघेल पंजाब में प्रभारी बने हैं, इसलिए उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर यही कर्नाटक में छापेमारी होती है, तमिलनाडु में छापेमारी होती है, तो तमिलनाडु में स्टालिन उतर के आ गया अधिकारियों के पक्ष में। बालू खनन करने वाले ये करप्ट अधिकारी ये ईमानदार हैं, इसके लिए हाईकोर्ट चला गया कि हमारे स्टेट में आकर सीबीआई और ईडी बिना सरकार की अनुमति से कुछ कर ही नहीं सकती है। तो ये भारत के राजनीति के एक कुत्सित मानसिकता वाले विपक्षी पार्टी के नेता हैं। खैर, बिहार की बात है, बिहार में करप्शन है, और जिस तरह से पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में, उसके अधिकारियों में, मंत्रियों का अपना एक दायरा है, अधिकारी अपनी तरह से सेटिंग करते हैं। अगर अधिकारी के साथ मंत्री भी इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, या फिर जनता दल यूनाइटेड के नेता हों, या फिर दूसरी सहयोगी पार्टियों के नेता हों।
भ्रष्टाचार के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और जो नोटों का जखीरा मिल रहा है बिहार में, लग तो रहा है कि एक एक डिपार्टमेंट में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो चुनाव से पहले कई ऐसे अधिकारी हैं जो निपटेंगे जिन्होंने करोड़ों की कमाई की है, चाहे भवन निर्माण हो या पीडब्ल्यूडी हो या दूसरे विभाग में जहां टेंडर में ये लोग धांधली करते हैं। ईडी अब बिहार में भी इंटर कर चुकी है। डर लालू प्रसाद यादव को भी है, तेजस्वी यादव को भी है। जिस तरीके से ईडी फिर से सुपर एक्टिव मोड में 1 महीना के अंदर दिख रही है अलग अलग जगहों पर, चाहे पंजाब में हो या तमिलनाडु में हो, छत्तीसगढ़ में हो, बिहार में हो, उससे ये सारे करप्ट लीडर के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।